हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट, अभी तक आपने इम्यून सिस्टम को पढ़ लिया होगा, इम्यूनिटी को समझ लिया होगा। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें जानी होगी तो आपको ये पता ही होगा कि इम्यून सिस्टम में जो होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन और सेल से, टिश्यू से मिलकर बना होता है। और इम्यून सिस्टम को बनाने वाली कुछ जो सेल्स होती हैं, स्पेशली एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को बनाने वाली, उनको हम क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखें, लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, ये जो लिम्फोसाइट्स है, चाहे वो टी लिम्फोसाइट्स हो जिनका मैचुरेशन जो होता है थाइमस ग्लैंड में होता है, या फिर आपकी बी लिम्फोसाइट्स हो जिनका मैचुरेशन आपके बोन मैरो में होता है, ये दोनों टाइप की जो सेल्स होती हैं इनके पास एबिलिटी होती है आइडेंटिफाई करने की कि कौन सा पार्टिकल या फिर कौन सा पैथोजन या फिर जो भी चीज़ है, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ का, मतलब इनके पास एबिलिटी होती है सेल्फ और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करने की। हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, कोई एंटीजन आता है, कोई पैथोजन बॉडी के अंदर, चाहे वायरस हो गया, बैक्टीरिया अगर इंटर करता है, तो सबसे पहले ये सेल्स क्या करती है? उनको आइडेंटिफाई करती है कि हमारी बॉडी का हिस्सा है कि नहीं। अगर नहीं है तो उनको किल कर देती है, और अगर अपनी बॉडी का पार्ट होता है, अपनी बॉडी का हिस्सा होता है, तो उनको ऐसे ही छोड़ देती है, उन पे उनका कोई असर नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो आपके लिम्फोसाइट्स होती है, ये एबिलिटी लूज कर देती है उनको आइडेंटिफाई करने का, या फिर किसी केमिकल चेंजेस की वजह से ऐसा हो जाता है। तो ये जब इनकी ये एबिलिटी चली जाती है, सेल्फ और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी चली जाती है, तो कभी कभी क्या करते हैं ना, ये हमारी बॉडी की खुद की सेल को, मतलब हमारी बॉडी की ही सेल को ये क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देते हैं। ओके, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ आपको मैं डिजीज के बारे में भी बताऊंगा कि कुछ आपका जो डिसऑर्डर होता है, ये इम्यूनिटी का डिसऑर्डर है जिसे हम ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। इससे रिलेटेड जो 3-4 डिजीज के बारे में भी बताऊंगा। अब आप ऑटो इम्यूनिटी को बस इतना सिंपल तरीके से समझ लें कि ऑटो इम्यूनिटी क्या है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब हमारे इम्यून सिस्टम का हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स को पे अटैक कर देना, यही ऑटो इम्यूनिटी होता है। और ये क्यों होता है? इसका रीजन ये है ना, जेनेटिकल रीजन है, इसका जेनेटिक्स वाला रीजन है। बाकी अभी बहुत सारे रीजन अननोन है जिनके पे लगातार रिसर्च चल रही है। अच्छा, अगर मैं आपको कुछ इसमें डिजीज के बारे में बताऊं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको एक डिजीज के बारे में बताता हूं जो मैंने पिछले कुछ टाइम में सुनी भी है। पहला तो आपका जो डायबिटीज टाइप 1 है, मीन्स टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज। उसके अलावा ल्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके अलावा आपका हाशिमोटो डिजीज है। एक और डिजीज है जो आपकी क्रोनिक हेपेटाइटिस। तो इन 3-4 डिजीज के बारे में बात करेंगे जो किसकी वजह से होता है, जिनका कॉज जो किसकी वजह से होती है, वो आपका ऑटो इम्यूनिटी है। ओके, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूँ टाइप 1 डिजीज के बारे में। आखिर टाइप 1 डिजीज क्या है? आपने निक जोनास का नाम सुना होगा, बहुत फेमस अमेरिकन सेलिब्रिटी है, और आप जानते भी होंगे क्योंकि उसने जो इंडियन, चाहे वो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स जो भी रही होगी, इंडियन सेलिब्रिटी, क्या नाम उसका, प्रियंका चोपड़ा, उससे उसने शादी भी कर रखी है। तो एक बार निक जोनास ने ऐसे बताना शुरू किया कि जब उसकी एज 12 या 13 साल की थी, तो उस टाइम उसकी बॉडी में मतलब उसकी डायबिटीज इतना ज्यादा हो गया था कि अगर एक दिन भी वो लेट करता तो शायद वो कोमा में चला जाता। सही टाइम पे वो हॉस्पिटल में पहुंच गया। अब क्या हुआ, जैसे होता क्या है इसमें, क्या हुआ कि देखो, डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? ब्लड के अंदर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का हो जाना, ग्लूकोज लेवल का बहुत ज्यादा ब्लड में हो जाना। आपके ब्लड में क्या बढ़ गया? ज्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो डायबिटीज हो सकता है। अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या, किस चीज का सिक्रीशन होता है? इंसुलिन का सिक्रीशन कौन करता है? हमें मालूम है पैनक्रियाज एक ग्लैंड है
जो किसका सिक्रेशन करती है, इंसुलिन का सिक्रेशन। अब पूरा का पूरा पैनक्रियाज तो इंसुलिन का सिक्रेशन करेगा नहीं, उसमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल होती है जो इंसुलिन को बनाती है, उनको हम कहते हैं बी सेल्स या बीटा सेल्स कहते हैं। जैसे उसमें अल्फा सेल्स होती है, बीटा सेल्स होती है, डेल्टा सेल्स होती है, एफ सेल्स होती है, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। ज़्यादातर एक्सोक्राइन सेल्स होती है और बाकी थोड़ा बहुत जो सेल्स होती है, जैसे मैंने जिनका नाम बताया, ये आपकी इंडोक्राइन सेल्स होती है जो केमिकल को सिक्रीट करती है और इनके केमिकल्स ब्लड में जाते हैं। तो ये जो बीटा सेल्स होती है, इन्होंने क्या बनाया, इंसुलिन को बनाया, और इस इंसुलिन ने जाके किसको मेंटेन किया, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे ऑटो इम्यूनिटी वाले कंडीशन में जो हमारा इम्यून सिस्टम या हमारी बॉडी के लिम्फोसाइट जाके क्या कर देते हैं, इस बीटा सेल्स को किल कर देते हैं। बॉडी के अंदर किसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा तो ऑफ कोर्स डायबिटीज हो जाएगी। तो ये डायबिटीज जो होती है, टाइप 1 वाली डायबिटीज, ये ज्यादातर बच्चों में होती है, कम एज के बच्चों में, क्योंकि शुरुआत में ही पता चल जाता है, जेनेटिक डिजीज होती है, शुरुआत में ही पता चल जाता है। एक और डिजीज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि जो आपके जॉइंट्स होते हैं, वहां पे जॉइंट्स में के आसपास जो सेल्स पाई जाती है, जॉइंट्स वाली जो सेल्स पाई जाती है, उसमें एक मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। इनको वो आइडेंटिफाई करना बंद कर देते हैं या फिर इनको नॉन सेल्फ समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी के नहीं है, इसलिए इनकी पाए जाने वाली सेल्स को भी ये क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं आपके लिम्फोसाइट। और जब ये डिस्ट्रॉय होते हैं तो फिर आपकी कौन सी डिजीज हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया भी लोग कहते हैं। तो ये आपका टाइप 1 हो गया, ये आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। थर्ड वाला जो है आपका हाशिमोटो, आपने पढ़ा होगा, एक ग्लैंड होती है आपके नेक वाले रीजन में पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड देखो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत आपके ट्राईआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन जैसे जो हार्मोन्स होते हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं। अब ये इनकी जो सेल्स होती है, थायराइड ग्लैंड की सेल्स को ये जाके क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस पार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है, उस पार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है और उसकी वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है, हाशिमोटो। मतलब कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है जाके, ये आपकी लिम्फोसाइट्स कर रही है। लिम्फोसाइट्स की जो सेल्स है उन्होंने एबिलिटी लूज कर दी, वो किसी एक टाइप की सेल को उन्होंने कहा कि ये हमारी बॉडी की सेल्स नहीं है, हमारी बॉडी की नहीं है, उनको जाके उन्होंने फॉरेन पार्टिकल समझ के उनको जाके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। ओके, तो 2-3 डिजीज जो हमने देखी है आपकी, टाइप 1 डायबिटीज हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, हाशिमोटो डिजीज हो गया। इसके अलावा क्रोनिक हेपेटाइटिस को भी समझ लेते हैं। ये जो लिम्फोसाइट अब कौन सी सेल पे इफेक्ट डालता है, जिसकी या कौन सी सेल को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से क्रोनिक हेपेटाइटिस हो जाती है। तो आपने पढ़ा होगा हिपैटोसाइट्स के बारे में, जो आपकी लिवर की सेल्स होती है। देखो लिवर हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हिपैटोसाइट्स, ठीक है ना। तो लिवर हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लगभग हमारी बॉडी का समझ लो मेटाबॉलिज्म के में सबसे इंपॉर्टेंट रोल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला वो ग्लैंड होती है, जिसको हम लिवर बोलते हैं। और लिवर की जो सेल्स होती है हिपैटोसाइट्स, अगर इसने लिम्फोसाइट्स ने हिपैटोसाइट्स के सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, उसने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, इन्फ्लेमेशन हुआ और उसकी वजह से क्या हो जाता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस हो जाता है। तो ये सारी की सारी बीमारियां किस डिसऑर्डर की वजह से होती है, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर की वजह से होती है, जिसमें हमारी बॉडी के लिम्फोसाइट ने हमारी बॉडी के सेल्स को पहचानने से इनकार कर दिया और अपनी ही सेल्स को जाके वो क्या कर रहा है, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीजें अच्छे से आप पढ़ लें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर मुझे बताएं। हार्ड वर्क करते रहें। देखो इस बार हो सकता है क्लास 12 के जो बोर्ड के एग्जाम है 2 टर्म में हो सकते हैं, तो उसके लिए 50-50% करके सिलेबस जो है उनको भी पढ़ते देख लें। आपका हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस फर्स्ट टर्म में आ सकता है, 50% सिलेबस सेकेंड टर्म में आ सकता है, उसको भी लेके चलते रहें। बाकी आगे की जो मेडिकल प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसको भी करते रहें, कभी हार ना माने, अच्छे से पढ़ें। कोई अगर इम्पोर्टेंट फीडबैक है तो आप ज़रूर उसमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।